हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको क्राउन के बारे में यानी कि ब्रिटिश राज मुकुट के बारे में, ब्रिटिश राज मुकुट की भूमिका के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में बताया था। इन माई प्रीवियस lectures I told you about the institution called the British Crown, the beginning of or you can say the inception of British Crown, the history, the position and the powers. पिछली क्लास में हम राज मुकुट की कार्यकारी शक्तियों तक पहुंच गए थे। In my last video lecture I had completed the topic of executive powers of the crown with you all. In my today's lecture I will discuss legislative powers of the crown with you all. आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्रिटिश राज मुकुट की व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी पहली ब्रिटिश राजमुकुट की पहली शक्ति या और as you all can see on your screens, there are certain legislative powers of the British Crown. The first among them is the king or the queen convenes the sessions of parliament from time to time, extends the session and prorogues them. इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटेन के सम्राट या साम्राज्ञी ब्रिटिश संसद का अधिवेशन बुलाते हैं। उस अधिवेशन को चाहे तो वो उसकी समय अवधि बढ़ा सकते हैं अथवा उस अधिवेशन को विसर्जित अथवा नहीं एवं उस अधिवेशन को विसर्जित कर सकते हैं। Secondly, every year and the first session after the elections to the parliament is inaugurated with the speech from the throne by the king or the queen. इसका अर्थ यह है कि प्रतिवर्ष संसद का जो पहला अधिवेशन होता है या फिर संसद के चुनावों के बाद जो नवगठित संसद का पहला अधिवेशन होता है, उसका उद्घाटन सम्राट या साम्राज्ञी के अभिभाषण द्वारा किया जाता है। Thirdly, the king or the queen gives approval over the bills passed by the parliament. सम्राट या साम्राज्ञी संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं, उसके बाद ही वे अधिनियम के तौर पर लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगली शक्ति है वो ये है कि सम्राट या साम्राज्ञी कॉमन सभा को उसके नियत समय से पहले भंग कर सकते हैं एवं नई कॉमन सभा के चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। The king or the queen can dissolve the House of the Commons even before the expiry of its term in case of need and announcement of new elections. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजा या रानी जब भी कॉमन सभा को भंग करते हैं तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करते हैं, वे स्वयं से ये कार्य नहीं करते। The thing to be noted here is that a king and queen can dissolve the House of Commons only on the recommendation by the British Prime Minister. They cannot do it on their own. अंतिम शक्ति है peers or the members of the House of Lords are appointed by the king or queen. लॉर्ड सभा के सदस्य जिन्हें पीयर कहा जाता है, उन्हें राजा या रानी ही लॉर्ड सभा में मनोनीत करते हैं। अब हम आते हैं राजमुकुट की न्यायिक शक्तियों पर। Now we proceed to the judicial powers of the British Crown. सबसे पहली बात, the king or the queen appoints the judges of the Supreme Court. ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा या रानी द्वारा की जाती है। Lord Chancellor, who is a member of cabinet and supervises the whole administration of justice,
on the behalf of the king or queen is appointed by the king or queen. लॉर्ड चांसलर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 2003 में हुई है। उससे पहले लॉर्ड सभा में 12 विधि लॉर्ड बैठा करते थे जो विधि के सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम किया करते थे। Prior to the establishment of Supreme Court, there were 12 law lords in the House of Lords who used to function as the Supreme Court of Law. उन 12 लॉ लॉर्ड्स का जो अध्यक्ष होता था उसे लॉर्ड चांसलर कहते थे। The president of those 12 law lords was known as the Lord Chancellor, and this Lord Chancellor was again appointed by the king or queen, and he was the default member of the British cabinet. उस लॉर्ड चांसलर की नियुक्ति राजा या रानी द्वारा की जाती थी और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का पदेन सदस्य हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लॉर्ड चांसलर को अपने मंत्रिमंडल में लेना होता था, यह उसके लिए अनिवार्य था। The king or queen can grant pardon for the punishment awarded by the court. राजा या रानी किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गई सजा के लिए क्षमादान दे सकते हैं। The king or the queen hears appeals against the decision of the high courts of dominions and colonies. ब्रिटिश राज के पास अब जितने भी उपनिवेश बचे हैं वे उनके उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील राजा या रानी के पास जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश उपनिवेशों के उच्च न्यायालयों के विरुद्ध यदि कोई अपील करना चाहता है तो वह अपील ब्रिटिश राजा या रानी को की जाएगी, किसी अन्य न्यायालय में वह अपील नहीं की जाएगी। इसके बाद हम आते हैं एक्लेसियास्टिकल पावर्स, यानी कि ब्रिटिश राजा या रानी की धार्मिक शक्तियां। King or queen is the defender of the faith and is the head of the Church of England. राजा या रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के संरक्षक हैं एवं इंग्लैंड के चर्च के अध्यक्ष माने जाते हैं। King or queen appoints archbishops, bishops, deans and canons. सम्राट या साम्राज्ञी चर्च के मुख्य पदाधिकारी जैसे कि बिशप, डीन या पादरियों की नियुक्ति करते हैं। Appeal regarding ecclesiastical matters is filed before the king or the queen. यदि किसी नागरिक को इंग्लैंड के चर्च से कोई शिकायत है तो वह सम्राट या साम्राज्ञी के समक्ष ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है एक अपील के रूप में। किंग एंड क्वीन एज फाउंटेन ऑफ ऑनर, यानी कि सम्राट या साम्राज्ञी सम्मान देने वाले पद हैं। किंग और क्वीन is also the fountain of justice and confers the titles of peer, knight, baron, etc. Persons having achieved distinction in the fields of science, literature, art, and social service are granted titles by the king or the queen. सम्राट या साम्राज्ञी विज्ञान, साहित्य, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को कुछ सम्मानजनक उपाधियां वितरित करते हैं, जैसे कि पियर की उपाधि, नाइट की उपाधि या बैरन की उपाधि। पुरातन समय में सम्राट या साम्राज्ञी जब किसी को इस प्रकार की किसी उपाधि से नवाजा करते थे तो उसके साथ उसे कुछ जागीर भी दिया करते थे
उसे कुछ गांव या कुछ कस्बों की जागीर दी जाती थी। परंतु वर्तमान समय में लोकतंत्र के आने के बाद अब ये केवल मात्र सम्मानजनक उपाधियां बन के रह गई हैं। राजा या रानी के पास किसी को जागीर देने की शक्ति नहीं बची है। In the earlier times, when the king or the queen used to honor someone as a peer or a knight or a baron, then that person was also allotted some land under his control. But with the advent of democracy, these titles have now remained only of ceremonial nature. The king or the queen cannot give any estate or any property to the people on whom these titles are being conferred upon. तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने ब्रिटिश राजा या रानी की शक्तियों के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है। हमारे कल के लेक्चर में हम ब्रिटिश राजशाही की भूमिका एवं औचित्य का अध्ययन करेंगे। In our today's lecture, we have studied or examined all the powers of the British monarch. In our next class, we will examine the role of the monarch and the relevance of monarchy for the British people. आप लोग आज अटेंडेंस के क्वेश्चन में यस और नो सेलेक्ट करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अगर आप यस मैम कमेंट करते हैं तो उसे अटेंडेंस नहीं माना जाएगा। अटेंडेंस के क्वेश्चन पर ही आपको यस का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी है। थैंक यू।